प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। बच्चों, आप इस सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारी पिछली क्लासें जो ये सीरीज मैंने चलाई है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उन्हें जरूर देखें और आप हमारी इन क्लासों को रेगुलर देखें अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में गणित में 100 में से 100 अंक लाने हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखो क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो जब मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं बताओ? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे तो परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो मैंने ये भी बताया था कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब देखो यहाँ 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको सवाल में अपरिमेय दिया हुआ आएगा और इसे आपको परिमेय मानना है। क्या मानना है? इसे परिमेय मानना है। सभी सवाल इस तरह के √5, √3, √2, √7 सभी सवालों को हल करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बेटा सबसे पहला काम है आपको इसे परिमेय मान लेना है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो बताओ परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां पर Q बराबर नहीं है किसके? 0 के। Q बराबर किसके नहीं होना चाहिए? 0 के नहीं होना चाहिए। हमने परिमेय मान ली तो परिमेय को लिखते हैं P/Q के रूप में, तो इसको भी लिख दिया P/Q के रूप में। अब बेटा P और Q है ना सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब इन दोनों का एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या करना है, अगले स्टेप में आपको दोनों का वर्ग करना है, मतलब अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना है आपको। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो √5 का भी क्या करना है? स्क्वायर, और P/Q का भी क्या करना है? स्क्वायर, वर्ग करना है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से अंडर कट जाता है तो केवल क्या बचेगा? 5 बराबर। अब देखो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा दो, P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर अलग अलग लगा देंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये Q² भाग में तो इधर पक्षांतरण करो, गुणा में आ जाएगा, भाग में है तो गुणा में, तो आ गया 5Q² बराबर P²। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, 5Q² बराबर आ गया P²। अब देखो मैं यहाँ पर एक लाइन समझाता हूँ, 2 × 5 बराबर 10। देखो इसका मतलब यही है, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर P² आता है। तो देखो ये 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा, मतलब आएगा 5 बराबर 10/2। मतलब 2 का भाग किस में जाता है? 10 में जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार। तो यहाँ भी समझो 5 का भाग किस में जाएगा? P² में। कितनी बार जाएगा? Q² बार। मतलब 5 P² को विभाजित करता है कितनी बार? Q² बार। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, चूंकि 5 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। 5 का भाग किस में जाता है? P² में। कितनी बार जाता है? Q² बार। अब देखो एक और चीज समझो, अगर किसी संख्या में किसी संख्या का भाग जाता है, जैसे मान लो 10 में भाग दिया हमने 2 का, तो कितनी बार गया? 5 बार। तो उस संख्या के स्क्वायर में भी उस संख्या का भाग जाएगा, मतलब 10 का स्क्वायर में भी किसका भाग जाएगा? 2 का। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 50 बार। देखो किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या के बिना स्क्वायर में भी उस संख्या का भाग जाएगा।
लेकिन उत्तर क्या आएगा, अलग आएगा। देखो यहाँ तो उत्तर कितना आया 5, यहाँ उत्तर कितना आया 50। जैसे देखो यहाँ पर देखो 5 का भाग किस में जाता है, पी स्क्वायर में। इसका मतलब 5 का भाग पी में भी जाएगा, पी स्क्वायर में जाता है तो बिना स्क्वायर में भी जाएगा, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। मतलब अगर 5 का भाग पी स्क्वायर में जाएगा तो 5 का भाग पी में भी जाएगा। अब देखो ये वाली लाइन तुमने ये देख के बनाई कि 5 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो उत्तर क्या आता है, क्यू स्क्वायर। अब ये वाली लाइन देख के हम मतलब एक समीकरण और बनाएंगे। कैसे, देखो 5 का भाग किसमें जाता है, 5 का भाग जाता है पी में। अब 5 का भाग पी स्क्वायर में जाता है तो उत्तर क्यू स्क्वायर आता है। अब 5 का भाग पी में जाएगा तो मान लीजिए उत्तर क्या आता है, आर आता है। मैंने कहा ना 2 का भाग 10 में दिया तो 5 आया, और 2 का भाग 10 के स्क्वायर में दिया तो 50 आया। उत्तर अलग आया तो मान लीजिए वो अलग उत्तर क्या है, आर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर p का मान कितना है 5 आर, तो इस p के मान को यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो क्या लिखेंगे, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखो समीकरण नंबर 1 में, ये रहा। देखो 5 क्यू स्क्वायर तो है ही सही। अब p की जगह p का मान कितना है 5 आर, अब p के ऊपर स्क्वायर तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब देखो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 और r का क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, r का आर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 5 गुणा है तो काय में जाएगा, भाग में। मतलब क्या आ जाएगा, 5 गुणा है तो भाग में, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बटा 5। ठीक है। अब 5 का भाग दो 25 में कितनी बार, 5 बार। क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5 आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो तो भी ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हो 5 आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखो सेम ये वाली लाइन आ गई, आप 5 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा था तो 5 का भाग क्यू स्क्वायर में भी जाए, क्यू स्क्वायर में जाएगा कितनी बार, आर स्क्वायर बार। अगर 5 का भाग क्यू स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग क्यू में भी जाएगा। जैसे 2 लाइनें यहाँ लिखी वैसे 2 लाइनें यहाँ लिखो। चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, 5 का भाग p में भी जा रहा है और 5 का भाग q में भी जा रहा है, 5 का भाग p में भी जा रहा है और 5 का भाग q में भी जा रहा है। इसका मतलब p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5, जो इस तथ्य का विरोधाभास करता है। हमने तो स्टार्टिंग में क्या कहा था कि p व q सहभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों का तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। सिद्ध हुआ कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 2-3 लाइनें और हिंदी वाली आपको लिखनी है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से सवाल समझ में आएगा आपको, और गारंटी है बोर्ड परीक्षा में 100% ये सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। तो देखो यहाँ पर हिंदी वाली लाइनें क्या लिखनी है, यहाँ p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, p व q का एक उभय, 5 का भाग q में भी जा रहा है और 5 का भाग p में भी जा रहा है, मतलब p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। विरोधाभास प्रकट हो गया, क्योंकि जब मैंने शुरू में बताया था कि p व q का परिमेय संख्या है ना p बटा q, तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तो विरोधाभास प्रकट होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना था ना वो गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था, क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है।
अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से बेटा ये सवाल आपको करना है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया हो तो इसे दोबारा कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। अब संख्या इसकी जगह कोई सी भी आ जाए, तरीका सेम रहेगा, बस आपके अंक चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको दे दे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो उसे परिमेय मान लो, परिमेय मानते उसे p/q के रूप में लिखो। √ हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने, ये भाग वाला गुणा में आ जाएगा। इसका मतलब 5 का भाग p² में जाता है। अगर 5 का भाग p² में जाएगा तो 5 का भाग p में भी जाएगा, लेकिन उत्तर कोई और आएगा और वो उत्तर क्या आएगा, r आएगा। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 माना था, p का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये आ गया आपके 5q = 25 r², गुणा है तो भाग में चला जाएगा, मतलब q² = 5 r²। अब देखो इसको आप ऐसे लिखो तो भी ठीक है और ऐसे लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि बराबर में है। अब ये 5 गुणा है तो भाग में, मतलब 5 का भाग q² में जाता है और 5 का भाग q में भी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5, क्योंकि 5 का भाग p में भी जा रहा है, 5 का भाग q में भी जा रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पर हमारे तथ्य का विरोधाभास हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उसके बाद ये 2-3 हिंदी वाली लाइन आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, लिखनी है। बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का सवाल ही आएगा। तो बेटा पहले सवाल को हल करने का तरीका ये था। अब जैसे यहाँ 2 आ जाए तो 2-2 करते जाओ, चेन 2-2 आ जाएगा। 3 आए तो 3-3 करते जाओ, 5 की जगह 3 आ जाएगा। 7 आए तो 7-7 करते जाओ, ठीक है। इस सवाल को करने का तरीका ये है, और इसके जो दूसरे और तीसरा सवाल है इस प्रश्नावली के, उनको करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो दोनों में से बोर्ड परीक्षा में एक सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर कीजिएगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।